भारत और समकालीन विश्व एक 9th की हिस्ट्री की बुक, इतिहास की किताब का चैप्टर नंबर 3, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वेरी इजी चैप्टर एज वेल। बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, अब हमारे बच्चे इसलिए आसान बोल रहे हैं क्योंकि वो पहले ही पढ़ चुके हैं और सबसे अच्छा पढ़ा इस लड़के ने सबसे अच्छा पढ़ा, सारे जवाब देगा ये सवाल के, और इस लड़के ने बहुत प्यार से पढ़ा। ये भी जवाब नहीं देगा। ठीक, देखो बेटा, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी से जिसके अंदर 11 साल का एक बच्चा हेलमुट है। क्या हेलमुट बोलो, हेलमेट बोलो, उस नाम के बच्चे की कहानी से चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसके अंदर वो बता रहा है कि मेरे घर का माहौल ऐसा है कि हमारी मम्मी जो है हमको बोल रही है बेटा गार्डन में खेलो, और हम अपना बहुत जो हमें खाना पसंद है हमारी मम्मी ने वो खाना बनाया, मेरे पापा बेड रेस्ट हुए और एंड में उसके पापा ने उन्हें गोली, अपने आप को पूरे परिवार को गोली मार ली। अच्छा, वो ऐसा क्यों हुआ? उसके पापा बेटा नाजी पार्टी में थे। नाजी पार्टी क्या है? हिटलर की पार्टी में थे। तो उनने खुद को गोली क्यों मारी? तो बेटा एंड, इस चैप्टर के एंड में पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने आप को गोली क्यों मारी। इसके साथ इस चैप्टर की शुरुआत होती है। इस फोटो के साथ शुरुआत होती है। इस बंदे का नाम हिटलर है। तुम में से कई लोग जानते नहीं होंगे हिटलर कौन है, लेकिन एक बात जरूर है, सुन सुन के इतना पता चल गया होगा हिटलर मतलब खराब आदमी, स्ट्रिक्ट आदमी, खतरनाक आदमी। ये सारी बातें तो कई लोगों के दिमाग में रही होंगी, पिक्चरों में, डायलॉग में ये सब सुना है कि तू तो हिटलर है, तू तो हिटलर है। अब बेटा हिटलर असली में था कौन, इस बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? देखो ये कहानी शुरू होती है, कब से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार फर्स्ट से, पहली वर्ल्ड वार से, पहले विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ। ठीक है, जर्मनी इसके अंदर पूरे एक्टिव रोल में था। क्या पूरे एक्टिव रोल में था? अपने आसपास उन्होंने पूरे देशों को हिला के रखा हुआ था। किसको हिला के रखा हुआ था उसने पहले विश्व युद्ध के अंदर? फ्रांस को पूरी तरीके से हिला रखा था। उसके दोनों फ्रंट पे दबा के लड़ाई हो रही थी। इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि रशिया वो शुरू हुआ था कि फ्रांस जो है दो फ्रंट पे जर्मनी से लड़ाई कर रहा था। अब दोनों फ्रंट पे बेटा मजबूत, जर्मनी मजबूत, एक पे स्लो लेकिन एक पे तेज। ठीक, लेकिन बाद में बेटा किन्हीं कारणों से जर्मनी की हार होती है। जर्मनी के ऊपर वाइसराय की संधि की वजह से बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगाए जाते हैं। उस टाइम पे हिटलर एक छोटा सा कर्मचारी नहीं कहोगे तो सैनिक कहोगे, एक छोटा सा सैनिक था वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी का, और वो भी फ्रंट पे लड़ने गया था। बाकिस्मत वो मरा नहीं, ठीक, और वो बचकर वापस आया। लेकिन जर्मनी के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए, जर्मनी के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए, जर्मनी के ऊपर जो जुर्माना लगाया गया, वो इतना बड़ा था कि हिटलर के दिमाग में क्या हुआ? हिटलर के दिमाग में वो बात बैठ गई, वो चीज का बदला लेना चाहता था। क्या वो चीज का बदला लेना चाहता था? ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा देखो, जब जर्मनी की हार होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वायसराय की बहुत बड़ी बड़ी संधियां या बहुत बड़े बड़े टैक्स जर्मनी के ऊपर लगाए जाते हैं युद्ध अपराध के लिए। कहा जाता है आपने युद्ध किया, आपने युद्ध में बहुत नुकसान करवाया, आपकी वजह से ये सारी हानि हुई, तो बेटा जिसमें दूसरे की भी कोई गलती रही होगी वो भी सब छुप गई और टोटल हर्जाना जर्मनी को भुगतना पड़ा। तो बेटा जर्मनी के ऊपर जो शर्तें वायसराय के लिए लगाई गई, ये बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। और फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया उसमें भी क्वेश्चन आज ही आया है। ठीक है, तो क्या चीजें लगी? तकरीबन 10% आबादी, 13% भाग, इतनी 75% लोहा भंडार, मतलब 75% जितना लोहे का भंडार है वो सब देना पड़ेगा जुर्माने के रूप में। 26% कोयला भंडार, मतलब 26% कोयला देना पड़ेगा। ठीक है, हवाले करना पड़ेगा किसके? पोलैंड और डेनमार्क के हवाले करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो इतनी बड़ी बड़ी, अब तुम खुद समझ सकते हो उस टाइम के हिसाब से एक देश जो जंग लड़के हार चुका है वो खुद कितना दिक्कत में होगा। अब तो उस पर इतने मोटे मोटे टैक्स, तो उस देश की हालत क्या हुई होगी। ठीक है बेटा, बेटा अगला जो मेन टॉपिक है वो है मंदी के साल। मंदी के साल बोला जाता है 1924 से 1928, ये 4 साल मंदी के बोले जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे बोला जाता है कि जर्मनी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी उस टाइम पे बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा था, धीरे धीरे लेवल में आ रहा था, और वो पूरी तरीके से बेटा दूसरे देशों से मिलने वाली कुछ सहायता पे भी चल रहा था। लेकिन वो सहायता एकदम से खींच ली गई, जिसकी वजह से बेटा जर्मनी की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इस मंदी का सबसे बुरा असर जर्मनी की अर्थव्यवस्था पड़ा कब? 1932 में। क्या 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पाद 1929 के मुकाबले 40% ही रह गया, मतलब 60% की गिरावट। कितनी? 60% की गिरावट, खाली 40% रह गया। ऐसा कहते हैं कि बेटा उस टाइम जर्मनी में 60 लाख लोग क्या थे? बेरोजगार थे। 60 लाख लोग क्या थे? बेरोजगार आए थे। कुछ एक फोटो यहाँ पर दिखाई जा रही है जिसके अंदर लोग हताश हैं, काम के लिए घूम रहे हैं कि कुछ भी काम दे दो। क्या? कुछ भी काम दे दो, हम करने को तैयार हैं। मतलब इस दिक्कत में
इस आर्थिक संकट में वो देश गुजर रहा था। और उसी के बीच में वो लड़का जो हिटलर जिसका नाम था, वो बेटा दिमाग में गुस्से को पाले हुए था कि हमारी जर्मनी, वो मानता था जर्मनी बहुत महान है और जर्मनी के लोग भी आर्य हैं, मतलब बहुत महान है, और उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। उसके दिमाग में गुस्सा पनपता जा रहा था। अब आगे हम देखेंगे किस तरीके से उसको एक पार्टी में ज्वाइन करने का मौका मिला। उस पार्टी के अंदर वो अपने बोलने के तरीके से, क्योंकि वो बहुत अच्छा वक्ता था और बड़ा देशभक्त भी था, तो लोग उसकी बात को सुनते थे। कैसे एक पार्टी में एंट्री ली, उस पार्टी के शीर्ष पे पहुंचा, उस पार्टी का नाम बदला और उस पार्टी ने उस पूरे देश में चुनाव लड़के उस चुनाव को जीता। और कैसे वो हिटलर एक छोटा सा सिपाही वर्ल्ड वॉर का इस देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च चांसलर बन गया और सारी शक्ति उसके हाथ में आ गई। और उसके बाद उसने क्या बदलाव किए और कहां पर उसने हमला किया और किस तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हुई, ये देखेंगे हम आगे। ठीक है बेटा? तो बेटा इसके अंदर बताया जाता है कि हिटलर का जन्म कब हुआ है। हिटलर का जन्म बेटा 1889 के अंदर ऑस्ट्रिया में हुआ। इसे याद रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। बेटा उसकी घर के हालात क्या थे? गरीबी के हालात थे। कैसे थे? गरीबी के हालात थे। वो कैसे लोग थे बेटा? उसके माँ बाप जो थे किस तरह के लोग थे? ऐसा कहा जाता है कि पापा बहुत कठोर थे लेकिन माँ बड़ी निर्मल नहीं थी। माँ बड़ी धर्मवान थी, धर्म की तरफ झुकी हुई थी, चर्च की तरफ काफी उसका झुकाव था, धार्मिक थी, काफी धार्मिक थी। ठीक है बेटा? 1919 के अंदर जर्मनी वायसराय की जो बेटा जो संधि हुई थी ना वायसराय की, वो तो मैंने तुमको बताया हिटलर के दिमाग में थी, वो वैसे ही बहुत गुस्से में था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर पार्टी नाम से एक छोटी सी पार्टी में एंट्री ली। क्या नाम था? जर्मन वर्कर पार्टी नाम की छोटी सी पार्टी में उसने सदस्य ली। उस संगठन पे भी उसका नियंत्रण हो गया, उसके भी वो टॉप पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा वक्ता था, बहुत अच्छा लीडर था। ठीक है? उसने उसका नाम क्या बदला? वो टॉप पे जाने के बाद नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम उसने दे दिया। 1923 में ही हिटलर ने बेवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। उसने पूरा प्लान बना लिया कि मुझे आस पड़ोस में अब कब्जा करना शुरू करना है। जो जो चीजें वाइसराय ने हमसे छीनी वो चीजें हमें वापस लेनी है। जिन चीजों को हमसे छीन के जिन चीजों को दे दिया गया उनसे उन चीजों को मैं छीन वापस लाऊंगा। ठीक है? लेकिन बेटा शुरुआत में उसकी पार्टी छोटी थी, ताकत इतनी नहीं थी, तो अपने इन साहसों में विफल हो गया, पास नहीं हो पाया। गिरफ्तार करने के लिए भी बड़े सिस्टम हुए लेकिन वो किसी भी तरीके से बच गया। क्या? बच गया। तो बेटा उसने सोचा कि किसी भी तरीके से इस पार्टी को हमें ताकतवर बनाना है, लोगों का सपोर्ट लेना है। जितनी ज्यादा ताकतवर ये पार्टी होगी, जितनी ज्यादा शक्ति इसके पास होगी, उतनी ही शक्ति से हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, 1929 के पश्चात बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे खत्म हो चुके थे। इसका मतलब जर्मनी में बहुत दिक्कत चल रही थी, तो वहां का जो युवा था वो क्या चाहता था? बदलाव चाहता था। और उसको एक ही नेता में उस आश को दिखाई दे रही थी कि जो जर्मनी को बदल सकता है वो कौन था? हिटलर। तो सारे के सारे युवा शक्ति किसकी तरफ हो गए? हिटलर की तरफ हो गए। क्या? हिटलर। और बेटा उस पार्टी के अंदर रहने वाले लोग खुद को नात्सी बोलते थे। क्या बोलते थे? नात्सी बोलते थे। ठीक है? और क्योंकि लोग ये जानते थे कि उनको ये लगता था कि हिटलर ही है जो कि हम अब जर्मनी का भला कर सकता है या हमें अच्छी जगह पर पहुंचा सकता है। ठीक है? नाजी पार्टी को जर्मन के लिए हुए चुनावों में शुरुआत में 2.6 वोट मिले, लेकिन 1932 तक आते आते देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई वो। उसने शुरुआत में तो बेटा हल्का था, उसको समझ में आ गया था मैं क्यों हारा। उसने शक्ति बनाई और उस अवसर का जो जर्मनी में हालत खराब थे उसका फायदा उठाया और सारे यंग लोगों को अपनी तरफ कर लिया। और बेटा 1932 तक देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी और 37% वोट से जीता, जिसको सिर्फ 2% 2.5% वोट मिले थे पहले में, आज वो 37% वोट से जीत गया। क्या? जीत गया। हिटलर बहुत अच्छा बोलने वाला था, बहुत जोश भर देता था, लोगों की आंखों में जोश भर देता था जब उसको कोई सुनता था। तो समझ गए? अच्छा बेटा, और उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो वाइसराय की संधि हुई, उसके बारे में बार बार इसके अंदर बोला गया। ठीक? अब बेटा उसके मंसूबे जो थे वो खुल के सामने आने लगे और अब ताकत भी उसके हाथ में थी। अब देखते हैं हिटलर आगे क्या करता है। ठीक है बेटा? अब 30 जनवरी 1933, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बेटा हिंडनबर्ग ने हिटलर को क्या कहा, वहां के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा हिटलर को कि यहाँ का चांसलर बाहर आप संभालेंगे, मतलब यहाँ की पूरी पावर आपके हाथ में दी जाएगी। ये पावर होने के बाद लीवो यहाँ का सबसे ताकतवर लीडर बन गया। एक ताकतवर पार्टी का लीडर तो था ही, पार्टी जीती तो थी, लेकिन अब वो इस पूरे जर्मनी का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। उसने बेटा क्या किया? यहूदियों के खिलाफ उसकी बड़ी नफरत थी। क्या? यहूदियों के खिलाफ उसकी बड़ी नफरत थी। उसने कंसंट्रेशन कैंप चालू किए।
कंसंट्रेशन कैंप एक ऐसी जगह थी जहाँ पे वो अपने विरोधियों या जिनसे वो नफरत करता है उनको, या जो उसकी सोच से वाकिफ नहीं है या जो उसके अगेंस्ट चले गए, उनको उसके अंदर रखता था, तड़पाता था और उनको मारता था और उन पर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। गोलियां भी उन्हीं पे चेक की जाती थी। कंसंट्रेशन में जाने वाला आदमी बच के वापस नहीं आ पाया, ठीक है। और लाखों लाख लोग इसने कंसंट्रेशन के अंदर मार दिए, ठीक है, ठीक। अब बेटा हिटलर ने सारे गलत काम किए, या तुम इसको अच्छा काम समझो, जो मर्जी समझो, इसके अलावा इसने कुछ और भी काम किए। जैसे कि बेटा उसका काम क्या था, वो उसका ये भी काम था कि उसको दोबारा से जर्मनी को शक्तिशाली बनाना था, मतलब दोबारा से उसके सोर्सेस को वापस लेकर आना था, दोबारा से उसको शक्ति बनाना था। तो बेटा उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्थिक बढ़ोतरी करने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी दिया, को भी सहारा दिया, और उन्होंने बेटा विदेश नीति को भी बढ़ावा दिया। उन लोगों के साथ तो वो संधि नहीं करना चाहता था या व्यापार जिनको वो पसंद नहीं करता था, जैसे फ्रांस, लेकिन उसने फिर भी बेटा जर्मनी को एक मैप पे लाने के लिए मेहनत करनी चालू की। और सही बात भी है कि हाँ, जर्मनी की कुछ आर्थिक हालत अब सुधरने लगी थी। क्या सुधरने लगी थी, है ना। अच्छा, ठीक है बेटा, इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन सफलता मिली। 1933 में लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में रायलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन साम्राज्य का नेता के नारे की आड़ में 1948 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। मतलब उसने सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि क्या थी कि उसने ऑस्ट्रिया को, जो उसने उस छोटी सी पार्टी को ज्वाइन जब उसने किया था, लेबर्स पार्टी को, तब उसने प्लान बनाया था ऑस्ट्रिया पे कब्जा का, जो कि हो नहीं पाया। अब वो कब्जा उसने 19 कब किया, 1938 में पूरा किया और ऑस्ट्रिया पे उसने कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया क्या थी, उसकी जन्मभूमि, क्या उसकी अपनी जन्मभूमि को उसने कहाँ मिला दिया, जर्मनी में मिला दिया, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद इसने चेकोस्लोवाकिया पे चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, एक कब्जे वाले जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड प्रांत पर कब्जा किया, क्या हाँ, और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। मतलब पहले ऑस्ट्रिया और फिर चेकोस्लोवाकिया, पहले ऑस्ट्रिया फिर चेकोस्लोवाकिया को भी उसने उजड़ दिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिलता रहा, मतलब अंग्रेज उसके साथ थे, ठीक है। वायसराय की संधि पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी, क्योंकि अंग्रेज भी ऐसा मानते थे कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्द से जल्द इन कामयाबों को ऐसे लोगों की देश ने नियमित अब पलटने वाली थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी किस्मत, हिटलर की अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी किस्मत पलटने वाली थी। लेकिन हिटलर रुका नहीं। हिटलर को कई लोगों ने सलाह भी दी कि अभी थोड़ा शांत हो जाओ, मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा करोगे तो दुनिया के लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। लेकिन हिटलर माना नहीं। हिटलर को हाँ, जिसने भी उसको परामर्श दिया उसी आदमी को तो उसने हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया। लेकिन नाजी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों को कोई स्थान नहीं था। मतलब वो कहता था हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो कि शांति की बात करे या समझौते की बात करे, हमें समझौता नहीं करना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हिटलर एक ही चीज जानता था। हिटलर कहता था कि हम फैक्ट्रियां चला चला के इतना पैसा नहीं कमा सकते, हमें तो एक ही चीज करनी है भैया, युद्ध करना है, दूसरे देशों को कब्जा करना है, उनने हमसे जो लूटा है हमें वापस लेना है, उनको डबल लूटना है। इससे हम क्या बनेंगे, ताकतवर बनेंगे। वह राष्ट्रीय सीमा का विस्तार करने को वो चाहता था कि हमारा देश बड़े से बड़ा हो जाए। उसका लक्ष्य क्या था कि कब्जा करना चाहता था वो दूसरे देशों को पेपर भी, ठीक है। अच्छा, स्मरण रखते हुए 1939 में उसने पोलैंड पर भी हमला कर दिया। किस पे? पोलैंड पर भी हमला कर दिया। इस वजह से फ्रांस और इंग्लैंड साथ उसका युद्ध प्रारंभ हो गया। पोलैंड पे हमला करने की वजह से उसकी लड़ाई किससे शुरू हो गई, फ्रांस से, और अब इंग्लैंड से भी उसकी लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा इंग्लैंड और फ्रांस के साथ युद्ध उसका हुआ पोलैंड की वजह से, लेकिन उसके साथ कौन खड़ा था, जर्मनी खड़ा था। कौन? जर्मनी। हाँ, जर्मनी खड़ा था। और इस ताकत की वजह से इंग्लैंड और फ्रांस दोनों पीछे हट गए। और उस टाइम 1940 के एंड तक इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों में से एक कौन था, हिटलर था। जर्मनी था, जर्मनी का हिटलर था। क्यों? क्योंकि उसके साथ जापान भी खड़ा था, हाँ, और इसकी वजह से उसको हराने वाला कोई था नहीं। और इंग्लैंड और फ्रांस जो उसके अगेंस्ट है वो भी डर के पीछे हो गए, ठीक है बेटा। अब बेटा क्या हुआ कि यूरोपीय सेना ने, मतलब अंग्रेजी सेना ने बमबारी शुरू की जर्मनी के ऊपर। क्या होगी? बमबारी शुरू की। अब बेटा पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है। अमेरिका अभी तक युद्ध में उतरा नहीं है। अमेरिका सोच रहा है मैं अच्छा बना रहा हूँ। लेकिन बेटा अब क्या हुआ, जर्मनी की हार धीरे धीरे सुनिश्चित होने लगी। लेकिन उसका साथी कौन था? जापान। कौन? जापान। जब तक अमेरिका बेटा फाइट में नहीं उतरा। और जैसे ही अमेरिका फाइट में उतरा, उसने बेटा 1945 में जापान के 2 शहर
हिरोशिमा और नागासाकी पे पहली बार इस दुनिया के लिटिल बॉय और फैट बॉय के नाम से, लिटिल बॉय एक फैट बॉय था, ऐसी कुछ था, फैट मैन था शायद, फैट मैन, उस नाम के बम गिराए जिससे कि पूरे शहर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए। पहली बार और आखिरी बार वही परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से जापान की कमर टूट गई और उनको संधि की टेबल पे आना पड़ा और जर्मनी की हार हुई हर फ्रंट पे, ठीक, क्योंकि रशिया पूरी तरीके से उनके ऊपर चढ़ाई कर चुका था और उसको उसने कई फ्रंट्स पे टिकवा चुका था। लेकिन हिटलर हाथ नहीं आया था। हिटलर ने खुद को एक सीक्रेट कैंप के अंदर जाके अपने परिवार के साथ, अपने कुछ खास लोगों के साथ अपने आप को गोली मार ली, ठीक, वो किसी के हाथ नहीं, और इसके साथ बेटा विश्व युद्ध दूसरे का अंत हुआ। अब बेटा जर्मनी के अंदर जो हिटलर था वो खुद को बहुत महान मानते थे, आर्य मानते थे, और बेटा यहूदियों को और जिप्सी कौन होते हैं, जो लोग बेटा सोशलिज्म मतलब सोशल होते नहीं है, कुछ अलग ही तरह से जीते हैं, ठीक है, जैसे जिप्सी लोग क्या होते हैं, कहीं भी रहना, कैसे भी हो, समाज के नियमों को ना मानते हो, इस तरह के लोगों को जर्मन के लोग क्या कहते थे कि इनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, और यहूदियों से वो पूरी तरीके से नफरत करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बेटा 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के लोग जर्मन सोल्जरों ने, जर्मन सैनिकों ने मार डाले, इतना मार डाले, और 70,000 जर्मनी के नागरिक भी मार डाले। और ये तो वो है जो कि डॉक्यूमेंट्स में है, और वो और कितने लोग पता नहीं कहाँ मार डाले, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। देखो बेटा ये उस ट्रेन का चित्र है जिस ट्रेन के डब्बे में यहूदियों को ले आया जाता था कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है, और वहां पर उनकी क्या होती थी, अंतिम यात्रा, अंतिम डब्बा, इसमें बैठने के बाद कौन सा जीवित बचने वाले हैं वो। और देखो बेटा ये जूते चप्पलों का ढेर जो दिखाई दे रहा है वो क्या, ये वो जूते चप्पलों का ढेर है उन लोगों का है जो कि कभी जिंदा बच के नहीं आ पाए। जब बेटा जर्मनी की हार हुई और अमेरिकी सोल्जर वहां पर गए, अमेरिकी सैनिकों ने जब लोगों को कंसंट्रेशन कैंप से निकाला, तो अमेरिकी सोल्जर्स भी उन लोगों की हालत देखकर घबरा गए कि ये लोग जीवित भी कैसे हैं और इन पर क्या क्या अत्याचार होते थे। आज भी जर्मनी के अंदर वो कंसंट्रेशन कैंप है, आप जाकर कभी हाँ उनको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। अगर आप जाना चाहो या यूट्यूब पे देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ बेटा चैप्टर में कुछ भी और इम्पोर्टेंट रहता नहीं है, इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन फंसेगा। ऑल द बेस्ट।